क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। पहला पॉइंट लिखना, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स developed by Schrödinger, developed by Schrödinger। अब देखो यहां से क्लोज कर दो। अब बोर आया था, बोर के बाद क्या हुआ, बोर का सारे लिमिटेशन में आ गया था, सब कुछ नहीं आया था। तो उसके बाद डी ब्रोगली ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेगा, वेव की तरह। तो जो भी अब यहां से इक्वेशन बनाया गया है वो ये मान के बनाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसको क्लोज कर दो, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह चलेगा। इलेक्ट्रॉन कैसा चलेगा, वेव की तरह। तो यहां पर हम श्रोडिंगर का एक इक्वेशन डिराइव करेंगे कि श्रोडिंगर का इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो श्रोडिंगर को तो पहले इसमें लिखना फिर से, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये अब मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह चलता है, और इसी डेरिवेशन के ऊपर सब कुछ निकल के आया है, एसपीडीएफ, सब सेल का शेप, स्फेरिकल, डम्बल, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके बाद मतलब सब कुछ सर्च हुआ है। ये श्रोडिंगर ने पहला बार एक इक्वेशन दिया हुआ था, उसी के ऊपर तो उसका हम पहले डेरिवेशन करवाते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ पे जा रहा है, वेव पाथ पे जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव पाथ बनाते हुए जा रहा है। और यहां से हम बातें करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसे हेजनबर्ग ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है, तो हम मान के चलेंगे यहां भी हो सकता है, यहां भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां भी है, यहां भी है। तो अब हमने मान के चला है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव पाथ बनाते हुए चल रहा है। कितने डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम 3D में मान के चलते हैं, एक्स में भी चल रहा होगा, वाई में भी और जेड में भी, क्योंकि पीएक्स भी होता है, पीवाई भी होता है और पीजेड भी होता है। तो हमने इस वेव को एक्स में भी ड्राइव करेंगे और वाई में भी और जेड में भी। तो मान लो हमने किस एक्सिस में ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वेव का इक्वेशन लिखेंगे। तो बताओ वेव का इक्वेशन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होगे, वेव का इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे। तो लिखना इसमें इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, ऐसा एक वेव ड्रॉ करना, उसके बाद लिखना इक्वेशन ऑफ वेव। अब यहां हम लिखेंगे y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। ये इस वेव का इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। ये फिजिक्स में आएगा, ठीक है, 12th क्लास में है शायद या 11th में ही है। वेव का एक चैप्टर है जिसमें आएगा कि वेव का इक्वेशन क्या होता है। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। क्या नहीं, ये बता रहा हूं 1 by 1। ये अब y क्या है, तो y जो है वो y एक्सिस है, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, इसका ए जो है एम्पलीट्यूड है, साइन थीटा कॉस थीटा 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा वेव के फॉर्म में लिखा गया है। ये लेमडा इसका वेवलेंथ है, और ये एक्स क्या है, एक्स एक्सिस है, वो एक्स क्या है, एक्सिस है। तो यहां पर y और x जो है वो एक्सिस लिया गया है।
और ये जो है ए ओ एम्पलीट्यूड है, और साइन थीटा कॉस थीटा 2 पाई अपॉन लेम्डा के टर्म में लिखा गया है। तो ये सिंपली फिजिक्स का वेव का इक्वेशन है, इसमें अभी केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो है वो वेव फंक्शन है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। अब इस y के जगह पे हम साई रखते हैं नोटेशन के लिए, हम y के जगह पे हम साई रखते हैं। अब साई का मीनिंग क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे। साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेम्डा एक्स। तो जब पूछा जाए कि साई क्या है तो बोलना वेव फंक्शन है। जैसे y के बदले हमने क्या लिख दिया, साई लिख दिया। तो ये सब हम डेरिवेशन शुजिंगर का करवा रहे हैं। तो y के बदले हमने लिख दिया साई। तो साई क्या है, साई इज ए वेव फंक्शन, जैसे y है वैसा ही साई है, उसके बदले में लिख दिया गया। इतना लिखो। अब डिफरेंशिएशन पढ़े ना, अब स्टेप 1 में लिखना। अब यहां से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप 1 में लिखना, टेक पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द वेव फंक्शन। टेक पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन। अब देखो जैसे मान लो तुम लोग पढ़े होगे अभी, y इक्वल टू हमने लिखा a साइन 2 पाई अपॉन लेम्डा एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, y के x के टर्म में करेंगे, dy बाई अपॉन dx। तो यहां क्या हो जाएगा a, और जो कांस्टेंट पहले आ जाता है 2 पाई अपॉन लेम्डा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, cos 2 पाई अपॉन लेम्डा, और ये x हो जाएगा। तो हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब y के बदले हर बार साई आएगा, तो साई इज ए वर्क फंक्शन। तो हमारा पहला काम है इसका डिफरेंशिएशन निकालना, वो भी पार्शियल। जो तुम ये निकाले dy अपॉन dx, ये पार्शियल नहीं है। पार्शियल के लिए हम डेल लिखते हैं ऐसे, डेल y अपॉन डेल x। अब ये जाके जब बीटेक और करोगे तो ये आएगा, 12th क्लास में भी पार्शियल नहीं पढ़ना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम डेल लिखते हैं, ठीक है। ऐसा हम dy अपॉन dx बोलते हैं। पार्शियल लिखना होगा तो उसके बदले d के बदले डेल आ जाता है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो यहां हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल साई, y के बदले हमने क्या लिखा साई, डेल साई अपॉन डेल dy अपॉन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के। हमने मान के चला है कि ये वेव x एक्सिस में है, y में भी मान सकते हैं और z में भी मान सकते हैं। तो जैसा ये आएगा वैसा ही y के लिए आएगा, वैसा ही z के लिए आएगा। तो डेल साई अपॉन डेल x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा a, और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है पहले आएगा a इंटू 2 पाई अपॉन लेम्डा। साइन का क्या हो जाएगा cos, cos 2 पाई अपॉन लेम्डा, और ये हो जाएगा x। ये हमने पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, इसको लिख लो, लिखते चलो 1 बाय 1 स्टेप। लिख लिए। अब आगे लिखना, टेक पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। टेक पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। टेक पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। अब यहां डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान लो हमने लिया y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेम्डा एक्स।
तो हमने लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू a 2 पाई अपॉन लेमडा cos x। ये एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया। दूसरा बार करेंगे तो dy अपॉन d स्क्वायर y और d x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इंटू ये कांस्टेंट पार्ट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई 2 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन होता है तो यहां माइनस लगा देंगे। इसको हम बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। तो अब इसी को हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई, ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, और डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, ए तो है ही इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा तो है ही, ये जो है वो कांस्टेंट है तो पहले आएगा 2 पाई अपॉन लेमडा, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स, और इसके पहले क्या लगा देंगे माइनस। तो ये डबल डिफरेंशिएशन इसी को बोला जाता है, और ये डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब इसमें ध्यान देना, साई के बदले तुम क्या लिखे थे, साई के बदले क्या लिखे थे, ए साइन 2 पाई अपन एक्स लिखे थे, यानी इस पार्ट के बदले, इस पार्ट के बदले क्या लिखे थे ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स, इसके बदले क्या लिखे थे साई, तो हम इसके बदले क्या लिख दे साई। तो यहां लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन, समझ में आ रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन, ये इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं कि इसमें टर्म से तुम क्या हो जाओगे फेमिलियर हो जाओगे, टर्म क्या क्या बोल रहा है। तो डिफरेंशिएशन करने का पर्पस ये है कि इसमें चीजें क्या क्या लिखा गया है। अब पहला इक्वेशन पूछा जाएगा साई क्या है, तो साई वाई के बदले आया है, वाई मतलब वेव फंक्शन है माइनस, अब इस टर्म के बदले हम साई लिख दें तो ये हो जाएगा साई, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, इसको इधर भी लिख दो 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई। तो हमने इसमें डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया एक्स एक्सिस में। अब इसको इधर लेके आओ, डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। तो अभी तक क्या क्या किया, अभी एक वेव लिया, वेव का इक्वेशन ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स होता है, y के बदले हमने साई लिखा, साई इज ए वेव फंक्शन। अब ये ए साई 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स, हमने स्टेप 1 में डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आया, फिर सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको, तो ये हमारा आया, इस पार्ट के बदले हमने साई लिखा और इस इक्वेशन को हमने लिखा। अब यहां से हमारा काम जो होगा, यहां लेमडा स्क्वायर है, अब इस लेमडा में ऐसा बोला जाता है कि श्रोडिंगर के इक्वेशन में डी ब्रोगली भी आता है और हेजनबर्ग भी आता है, कैसे आता होगा। तो स्टेप यहां से 2 स्टार्ट करेंगे, तो राइट डाउन करना स्टेप 2, स्टेप 2 लिखना, स्टेप 2, ये स्टेप हमारा 1 हो गया है। स्टेप 2 में हमारा यहां मेन पर्पस होगा लेमडा को इलिमिनेट करना, तो इसमें लिखना टू इलिमिनेट
टू एलिमिनेट लेमडा स्क्वायर, हमें लेमडा स्क्वायर को यहां से हटाना है, क्योंकि उस इक्वेशन में देखोगे लेमडा कहीं भी नहीं आता है, तो उसमें हमें लेमडा स्क्वायर को क्या करना है, हटाना है। और आगे लिखना, एंड ऑल्सो राइट लेमडा स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल्सो राइट लेमडा स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी लेमडा स्क्वायर को हमने ऐसे एलिमिनेट करना है कि उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख देना है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख देना है। तो लेमडा स्क्वायर को काइनेटिक में लिखना है, तो इसके लिए हमें याद करो डी ब्रोगली, लेमडा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखवा था मैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m के, तो यहीं से एलिमिनेट होगा ना। तो आगे लिखना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है डी ब्रोगली इक्वेशन, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन, डायरेक्ट अभी ऐसे बोलते एच अपॉन एम भी, एच अपॉन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर लगा दो, दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, एच अपॉन एम भी दोनों तरफ। ये हमारा कन्वर्जन है किस पर्पस के लिए, लेमडा स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, काइनेटिक में। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन एम स्क्वायर भी स्क्वायर। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। अगर मैं यहां स्क्वायर लिख दूं और यहां डिवाइड कर दूं एम से, कोई फर्क पड़ेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर होता है। अब यहां पर मैं इसको स्क्वायर में लाना है, क्योंकि हमारा यहां पर एम स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो ऐसे फॉर्म में लाने के लिए यहां पर एक एम स्क्वायर होना जरूरी है ना। यहां एम स्क्वायर लिख दूं और यहां मतलब ऊपर एम से और नीचे डिवाइड कर दूं एम से, समझ में आया क्या, लिखते चलो यहां पे। तो यहां पर आ गया हमारा, इसको मैं डस्टिंग कर, इधर लिख लिए होगे ना। तो अभी तक क्या क्या हुआ, एक हमने वेव का इक्वेशन लिया और उसको सेकेंड डिफरेंशिएशन करवाया, ये हमारा इक्वेशन है। अब हमारा पर्पस है यहाँ पे इस लेमडा स्क्वायर को हम इलिमिनेट कर दें। अब इलिमिनेट करें ऐसे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म आना चाहिए, तो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन लिया, डी ब्रोगली इक्वेशन में हमने स्क्वायर किया इस टर्म में लाने के लिए, चाहे हम जो डायरेक्ट फार्मूला लिखवाए हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब इस टर्म को इस टर्म से रिलेट करना है, इस टर्म को इस टर्म से, क्योंकि ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमने लिखा है और ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है। तो इसमें अब क्या करेंगे, तो इसमें लिखना एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू 2m के, यही होगा ना। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू। तो यहां पर लेमडा इक्वल टू हो गया h अपॉन क्या है, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, और यहां एम स्क्वायर भी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2m। याद करो यही फॉर्मूला लिखवाया था ना, लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के ही लिखवाया था। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो पूरा टर्म या तो मतलब वही है जो हमने डी ब्रोगली में लिखवाया था, ये वही है। यहां हमने स्क्वायर कर दिया है तो h स्क्वायर और ये 2m के ही आ गया। अब स्टेप 3 लिखना, स्टेप 3। अब इसमें लेमडा भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। स्टेप 3 में लिखना
स्टेप 2 में क्या हुआ समझ में आया? सिंपली हमने क्या यूज किया? डी ब्रोगली का। इसका मतलब पूछा जाएगा कि क्या श्रोडिंगर इक्वेशन में डी ब्रोगली का रोल है कि नहीं है? तो उसमें रोल है, क्योंकि उसके डेरिवेशन में डी ब्रोगली आ रहा है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को डेरिवेशन करवा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि इसमें डी ब्रोगली कैसे आया है। तो डी ब्रोगली ऐसे आया, लैम्डा स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है। तो स्टेप 3 में लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। पुट करके देखो क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर साई लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई 1 साई, और यहां लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर के बदले एच स्क्वायर और ऊपर क्या चला जाएगा 2m/ke। तो स्टेप 1 के बाद जो हमारा मेन टारगेट था कि लैम्डा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है और उसके बदले क्या लाना है, काइनेटिक एनर्जी लाना है। तो सिंपल, ये अगर नहीं भी जानते हो तो डायरेक्ट ये हमने लिखवाया है, लैम्डा इक्वल टू h/2m/ke। इसको स्क्वायर करो और लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू ये वाला पुट कर दो इसमें। तो अब ये लैम्डा स्क्वायर एलिमिनेट हो गया और उसके बदले क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया है। यही हुआ है ना। उसके बदले कुल मिला के स्टेप 1 में हमने डबल डिफरेंशिएशन किया है पार्शियल, उसके बाद इस लैम्डा स्क्वायर को एलिमिनेट किया है। तो ये स्टेप अगर नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डी ब्रोगली में बताया हुआ है। अब यहां पर लैम्डा जो है वो लैम्डा स्क्वायर बना के और पुट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आया। अब आगे देखना, अब यहां से निकालना, अब इसको इक्वल टू में लेके जाना, और इक्वल टू में लेके जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालो डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से इक्वल टू में लेके आना, इसको इधर इक्वल टू में लेके आओ और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। तुम लोग बताओ खुद से, अलग से काइनेटिक एनर्जी निकाल देना है। निकाल के चेक करो एक बार क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर साई 2m/ke अपॉन h स्क्वायर। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई h स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, माइनस तो लगा ही है ना, 4 पाई स्क्वायर साई 2m/ke 2m। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब स्टेप 4 लिखो, स्टेप 4। अब मुझे बताओ स्टेप 1 में क्या हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन। स्टेप 2 में क्या हुआ है, लैम्डा स्क्वायर को हमने किस में चेंज किया, किसके हेल्प से, डी ब्रोगली, यानी श्रोडिंगर में डी ब्रोगली है। अब स्टेप 3 में क्या किया था हमने, उस काइनेटिक एनर्जी को लाके यहां पुट कर दिया था। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी हमने सेपरेट निकाल लिया। अब इसमें लिखना टोटल एनर्जी, अब बोहर में जो पढ़ाया था, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही लिखवाया था ना। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, माइनस डेल स्क्वायर साई h स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर साई 2m इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या किया हमने, जो काइनेटिक एनर्जी निकाला था अब उसको टोटल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसको हम टोटल से रिलेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी। तो लिख भी लेना, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के रिलेशन से समझ में आ जाएगा, लिख लेना। स्टेप 4 में रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब यहां ध्यान देना, अब जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको हम बाहर निकालते, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस किधर लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब जो इसके बाद बचा हुआ पार्ट है वो हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर साई 2m इंटू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई h, और डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर साई 2m टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। क्या हो गया, अच्छा हाँ, अब इसको क्या करना है, अब इसको इधर लेके आओ, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर साई m अपॉन h स्क्वायर, और ये हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई इक्वल टू 0। मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया, साई को साइड में लेके गया। तो पहले स्टेप नंबर 1 से फिर से आओ, डेरिवेशन हो चुका है लगभग, ये लिख लिए। अब स्टेप नंबर 1 में आओ फिर से। स्टेप नंबर 1 में क्या किया हमने, एक वेव लिया। वेव क्यों लिया, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसा चल रहा है, किस डायरेक्शन में वेव लिया, एक्स में। हम वाई में भी ले सकते हैं और जेड। तो हमने डिफरेंशिएशन किस एक्सिस में किया, एक्स और वाई में, dy अपॉन dx। तो हमने वेव का इक्वेशन क्या लिया, y इक्वल टू ए साइन, ऐसे ए साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, ए साइन ओमेगा के बदले हमने 2 पाई अपॉन लेमडा लिखा है, सब फिर से पढ़ लोगे। तो ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स लिया। अब उसका हमने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया। स्टेप नंबर 1 में इतना ही किया। स्टेप नंबर 2 में जो स्टेप नंबर 1 में लेमडा स्क्वायर आ रहा था, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चेंज किया। तो जब चेंज किया तो उसके लिए किसका हेल्प लिया हमने, डी ब्रोगली का, यानी श्रोडिंगर के इक्वेशन में डी ब्रोगली का रोल है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो हमने लिया,
अच्छा ये हमने मान के क्या बना रहे, प्रोबेबिलिटी। इसमें कहीं ना कहीं हेजनबर्ग भी है, इसमें हेजनबर्ग भी है। तो लेमडा स्क्वायर को हमने एलिमिनेट किया किससे, काइनेटिक एनर्जी से। एलिमिनेट करने के बाद स्टेप 3 में क्या किया था हमने, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने रिलेट किया था, वैल्यू अगर पुट करके फिर क्या किया था हमने स्टेप 3 में, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में क्या किया था, रिलेशन निकाला। और सब कुछ सही सलामत करने के बाद ये आया है। अब ये आने के बाद ये तुम ये बताओ कि हमने ये जो डेरिवेशन किया है वो वेव को किस एक्सिस से मान के किया है, तो वाई में करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, आएगा ना। तो मैं अब डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, ये लिख लिए होगे ना। तो वाई एक्सिस में करेंगे तो यही आएगा, सब कुछ टर्म वही आएगा, केवल एक्सिस चेंज हो रहा है ना, बाकी टर्म थोड़े ना चेंज होंगे, होंगे क्या बाकी टर्म, केवल एक्सिस चेंज होगा, वाई और जेड में, जेड और एक्स में वो चेंज होगा। अब इसके बदले जो तुम लिखे हो यहां पे डेल स्क्वायर साई प्लस डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, वाई में भी करोगे तो ऐसा ही आएगा, यहां आएगा डेल स्क्वायर साई और यहां वाई स्क्वायर आएगा। लिख दूं क्या यहां पे, वाई में भी करेंगे तो ऐसा ही आएगा, कैसा आएगा, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस ये सब बाकी पार्ट आएंगे। और जेड में करेंगे तो यहां डेल स्क्वायर साई और यहां क्या आएगा डेल जेड, सबको लेके ऐड करेंगे अगर हम तो एक कॉमन इक्वेशन मिलेगा। तो कॉमन इक्वेशन के लिए ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस में किया, वाई में करो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो गया, जेड में करो, इसका मतलब ये हुआ कि श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है वो 3D में किया हुआ है, यानी ये इक्वेशन 3D में है। तो पूछा जाएगा कि श्रोडिंगर की इक्वेशन किस एक्सिस में है, तो 3D में, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो तीनों को हमने कॉमन बना दिया और कॉमन लेके ऐड कर रहे हैं हम इसको। अब ये तो कॉमन पार्ट है, इसमें तो एक्स वाई आ नहीं रहा है, तो ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो ये कॉमन पार्ट हो गया ना ये वाला। इसमें कहीं एक्स वाई आ रहा है क्या, नहीं, तो इसको हम लिख देंगे प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, और यहां लिखेंगे टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई इक्वल टू, यही है इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर 3D में, मतलब एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, और यही बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, लिखा हुआ है ना तुम्हारे बुक में ई माइनस भी। अब ई के बदले क्या लिख देंगे, यहां पर लिखा हुआ ई माइनस भी, तो ई फॉर और भी फॉर, तो उसको रटने की जरूरत है नहीं, टोटल एनर्जी माइनस। तो तुम डेरिवेशन जानो या ना जानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में क्या क्या टर्म यूज हुआ है, श्रोडिंगर आया है, ये हमने डबल डिफरेंशिएशन क्या किया है, ये कैसे आ गया डिफरेंशिएशन, उसके लिए बताया हूं मैं। कैसे स्टेप्स फॉलो करने वो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो नहीं आता है, लेकिन उसके टर्म से वाकिफ होने के लिए कि साई क्या है, साई क्या है, वेव फंक्शन। ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी बोले तो टोटल एनर्जी, अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे लिखना, अब नीचे लिखना साई क्या है, तो इसमें लिखना साई इक्वल टू वेव फंक्शन, और इसको कहीं कहीं एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। तो साई इक्वल टू वेव फंक्शन, साई इक्वल टू वेव फंक्शन, वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। एम्पलीट्यूड भी बोला जाएगा। और इसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है
लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन किस जगह लोकेटेड है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां है, यहां है कि यहां है कि यहां है, तो ये है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन प्रोबेबिलिटी में। तो इसको बोला जाता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगाता है, क्योंकि ये वेव फंक्शन है। वेव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आगे लिखना साई स्क्वायर, साई स्क्वायर, साई स्क्वायर इक्वल टू लिखना गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहां पर आने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, यहां आने का। और मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहा है, क्योंकि हम फिक्स लोकेशन नहीं बता सकते हैं ना, तो इस एरिया में आने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, इसको दिखाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर कितना है उसको दिखाने के लिए साई स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो साई और साई स्क्वायर में दोनों में डिफरेंस समझ में आया। साई इज ए वेव फंक्शन और साई स्क्वायर इज ए, अब तुम इधर घूम रहे हो, बताया था एग्जांपल, तो इस एरिया में तुम कितने टाइम्स आए, कितने परसेंट आए, ठीक है। आगे लिखना इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, साई स्क्वायर इक्वल टू 0, इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, साई स्क्वायर 0 का मतलब क्या हुआ, तुम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आया ही नहीं, तुम घूम रहे हो इस लोकेशन पे, तुम आए ही नहीं, इसका मतलब नोडल प्लेन है। साई स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू नोडल प्लेन, इक्वल टू नोडल प्लेन। इसमें लिखना फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 और लेस देन 5%, 0 और लेस देन 5%, यानी ऐसा लोकेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना या तो 0% है या तो 5% के अंदर आएगा। तो ऐसे प्लेन को हम नोडल प्लेन बोलते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे वेव बनाते हुए, तो ऐसे तुम ऑर्बिट बनाते हो ना, अब एक ऑर्बिट और ऐसे बनाते हो, तो मान के चलते हैं बोहर के द्वारा ही कि इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, क्या यहां उसको आने के चांसेस है क्या, तो दिस वन इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो यहां साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 या लेस देन, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स आता ही नहीं है, अगर आता भी है तो लेस देन 5%। ये ऐसा अगर यहां पर हमने ड्रॉ किया तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स आएगा क्या, नहीं, तो ये नोडल प्लेन है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी समझ में आ गया। अब ध्यान देना, ये तो हमने लिखा क्या, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, तो इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे अभी आगे अभी पढ़ेंगे हम, जैसे पीएच वगैरह पढ़े होगे तुम लोग, पीएच पढ़े ना, पीएच एसिड का 4 होता है, पीएच एसिड का मान लो 4 होता है, तो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10, ये पी का मतलब होता है। ये मैथमेटिकल फंक्शन है, मतलब माइनस लॉग 10 को डायरेक्ट पी बोल दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, यानी पी को ये समझना है हमें, ये इसका मतलब हुआ। बाद में करेंगे। लॉग और निकालने आ गया तुम लोगों को, लॉग निकालना नहीं सीखे अभी, तो H प्लस का अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4 है, अगर pH निकालना है तो P के बदले क्या लिखेंगे, माइनस लॉग बेस 10, और H के बदले क्या लिखेंगे, अब इसको सोल्व करो लॉग से, तो ये -4 पहले आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और लॉग 10 बेस 10 है और ये 10 है, तो 10/10 का वैल्यू क्या होता है
1 1, तो pH कितना आ गया? 4 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि P को एक मैथमेटिकल टर्म से लिख दिया गया है, जिसको हमें क्या समझना है? माइनस लॉग बेस 10 समझना है। ठीक है, अब तुम अभी तक कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़े हो जिसमें उसको सिंबल से यूज किया जाता होगा? नहीं पढ़े ना? चलो अब आगे लिखते हैं। आगे लिखना, इफ साई इक्वल टू 0 देन एम्पलीट्यूड इज 0। इफ साई इक्वल टू 0 देन एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0। आगे लिखना, Schrödinger wave equation can be right. Schrödinger wave equation can be right in various way. Schrödinger wave equation can be right in various way. अब यहां पर ध्यान देना, इसको हम इस पूरे टर्म को एक टर्म यूज करेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे हम डेल स्क्वायर, इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर साई और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर और टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई इक्वल टू 0। और ये जो है वो मैथमेटिकल टर्म है, और इसके बदले क्या सोचना है? डेल के बदले तो डेल हो जाएगा डेल अपॉन, यहां साई है ना, तो देखो यहां साई है, ध्यान देना, यहां साई सब जगह लगा, केवल इसको चेंज करना है। तो यहां तो साई लिख दिया, इसका मतलब स्क्वायर भी लिख दिया। तो इसके बदले, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन पी के बदले हमने बोला था कि पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10। तो वैसे ही इसका मतलब है, यहां से क्या होगा? स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो इसका केवल मतलब क्या हुआ? डेल, साई तो लिखा हुआ है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स होगा, यहां स्क्वायर लिखा हुआ है, डेल एक्स होगा ना। और इसके बदले डेल अपॉन डेल वाई, और इसके बदले डेल। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके इसके बदले इतना समझना है हमें। तो क्या होता है, अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन ही पूछ लिया है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन सही है। ए भी सही है और ए भी सही है, तो इसके बदले ये हमें समझना है, ए भी राइट है और ए भी राइट है। इसको पहले लिखो, और इसको बोलते हैं, अब बीटेक वगैरह करोगे तब आता ही है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर, इसको मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसा हम बोल रहे हैं, उसका नाम है लाप्लास। आगे चल के बीटेक वगैरह में पढ़ना होता है। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू लाप्लासियन, ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया ना, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर था पी इक्वल टू उतना, तो वैसे ही उसके नाम अपने नाम पे रख दिया है कि डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। ऑपरेटर मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसा भी बताया ना, माइनस पी के बदले क्या सोचना है? माइनस लॉग बेस 10 सोचना है। तो वैसे ही ये ऑपरेटर, उसके बदले ये सोचना है। अगर ये लिख के दिया जाए तो इसके बदले ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इसे पीएच के बदले आगे चलकर हम जब पीएच निकालेंगे तो पीएच के बदले पी के बदले बाय डिफॉल्ट क्या सोचना है? ये सोचना है। तो उसी तरह इसके बदले ये सोचना है। तो डेल स्क्वायर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर लिख लिए ये। अब नेक्स्ट देखना,
आगे लिखना एच कैप साई इक्वल टू ई साई, where H cap is a mathematical operator. H cap is a mathematical operator called Hamiltonian operator. इसको एक और नाम से जाना जाएगा Hamiltonian operator. एच कैप के बदले क्या सोचना है? अब तुम्हें क्या करना है? अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये एनर्जी ऑपरेटर के टर्म में लिखा गया है, एनर्जी ऑपरेटर के टर्म में लिखा गया है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको और इसको और इसको क्या याद करना है? याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सही श्रोडिंगर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस तुम्हें ये तीन जो 1 2 3 लिखा है उसी को याद रखना है। कौन सा? नहीं, वो बस नॉलेज के लिए बताया हूं। क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा जाएगा कि बताओ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन कौन सही है। तो ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। ये तीनों याद रखने का, बाकी नहीं भी याद रख दो क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर का वैल्यू कितना है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर का वैल्यू कितना है, वो नहीं भी याद रख दो चलता है। इसको डायरेक्टली याद रखने का। अब यहां पर पेज नंबर 21 निकालो वॉल्यूम का, पेज नंबर 21 निकालो वॉल्यूम का। निकाले क्या? अब मैं पढ़ रहा हूं, उसको तुम भी पढ़ो। पहला पॉइंट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है, पहला पॉइंट क्या है? द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय, यानी श्रोडिंगर ने इसको क्या किया है? डेराइव किया हुआ है। आगे, इट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी ये तीनों बस सिंपल यही चीजें जानना है कि जो डेरिवेशन है वो एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके द्वारा? वेव के द्वारा। ये मान के चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा है? वेव पाथ बनाते हुए चल रहा है। नेक्स्ट, दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, है या नहीं है? बीच में यूज हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं तो समझ में आता है कि डी ब्रोगली कैसे यूज हुआ। अब समझ में आया कैसे यूज हुआ होगा। लैम्डा स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी से क्या किया गया है? इलिमिनेट किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें डी ब्रोगली का भी रोल है। एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया। प्रोबेबिलिटी तो बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स, हेजनबर्ग का मेन बात क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट लोकेशन तो क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। हो सकता है यहां भी हो, यहां भी हो और यहां भी हो। तो कहीं ना कहीं श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन में डी ब्रोगली भी है और हेजनबर्ग भी है। नेक्स्ट, डी ब्रोगली इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको याद रखना। और ई क्या है? टोटल एनर्जी है और भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको पढ़ेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या ये? तो डेल बोलो, डेल स्क्वायर साई अपॉन
डेल तो बोल दो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। और ये चीज ध्यान रखना, यहां पर भूलवाता है, कभी कभी एच स्क्वायर को ऊपर लिखता है, पाई स्क्वायर को नीचे लिखता है। तो एच स्क्वायर कहाँ है? प्लैंक कांस्टेंट नीचे है, 8 पाई स्क्वायर एम है। कभी कभी इक्वेशन भूलवाने के लिए एच स्क्वायर को ऊपर लिखेगा, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस भी साइन, या टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साइन, जहां पर साई वेव फंक्शन है और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी है, भी पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तीनों एक्सिस में ड्राइव किया है। उसके बाद लाप्लासियन ऑपरेटर में लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट याद रखने का, जैसे जितना पॉइंट दिया है उतना ही याद रखने का, डेरिवेशन तुमको नॉलेज के लिए करवाया हो। और उसके बाद हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो एनर्जी ऑपरेटर के टर्म में लिखा गया है, तो तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखने का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बट नॉट स्पिन क्वांटम नंबर। इसको स्टार डाल के नोटबुक में लिख लो। अब इस इक्वेशन से अब हमें डायरेक्ट नहीं मालूम चलेगा कि उसने सबसेल के बारे में कैसे सर्च कर लिया, सब कल वो लैब में सब हुआ है। तो पॉइंट लिखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव प्रिंसिपल एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव प्रिंसिपल एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बट नॉट स्पिन क्वांटम नंबर। अब आगे ध्यान देना, ये जितना भी पॉइंट्स लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। पहला पॉइंट पढ़ो, इट स्टेट दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल साई स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी बताया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया। तो नेक्स्ट, एन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए वेव फंक्शन साई एंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। साई के बारे में बोला ना, साई इज ए वेव फंक्शन, किसके लिए? वेव के लिए। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा है? वेव बनाते हुए, और उसका वेव फंक्शन साई हमने लिखा था, ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। आगे देखना, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, इट इज ए वेव फंक्शन, है ना वेव फंक्शन। इट कॉरस्पॉन्ड टू एनर्जी स्टेट विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, वो सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रखता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, इट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इट इंडिकेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन पॉइंट इन एटम। यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोले तो 95% के अराउंड, कितना इतना कितना कितना परसेंट इस एरिया में है उसके बारे में, यानी किस एरिया में कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में जानकारी साई स्क्वायर देगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड एटम एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडिकल प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद है रेडिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये n-l। अब इसके बाद क्वांटम नंबर वो है, ठीक है। अब इसके बाद नोडल प्लेन। तो अब हेडिंग डालना नोडल प्लेन, पहले नोडल प्लेन के बारे में पढ़ाते हैं, उसके बाद ये सब ग्राफ ड्रॉ करवाएंगे, ग्राफ के ट्रिक बताएंगे कैसे कैसे वो ग्राफ ड्रॉ होता है। वो ग्राफ किसके बारे में, किस, इतना समझ में आ गया। हमने क्या क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो मान के चल रहे हैं कि वो वेव बनाते हुए चल रहा है। साई के टर्म में हमने इक्वेशन लिया, हमने
डिफरेंशिएशन वगैरह करके और डी ब्रोगली करके हमने ये श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन ड्राइव किया 3D में। पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसमें हर टर्म आना चाहिए तुम्हें। और 3 तरह से लिखा गया है श्रोडिंगर को। साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, ये 3 क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, प्रिंसिपल और मैग्नेटिक और एजीमुथल, स्पिन के बारे में। इतना समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे नोडल प्लेन के बारे में। नोडल प्लेन इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नोडल प्लेन हमने पढ़ाया था, अच्छा तुम लोगों को नहीं पढ़ाया था एमओटी में। चलो यहां पर हम नोडल प्लेन के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालना नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मत लिखना, नोड लिखना, नोड, नोड है। नोड पढ़ाने के बाद तब ग्राफ पढ़ाएंगे, तब इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। तो हेडिंग डालना नोड है। अब जो हम नोड निकालते हैं, मतलब ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना क्या है, 0 है। तो हम नोड 2 टाइप से निकालते हैं। तो पहला जो टाइप निकालेंगे वो है स्फेरिकल नोड। तो लिखना है इसमें स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड। और दूसरा जो नोड है वो है नॉन स्फेरिकल नोड। अब ये स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल नाम क्यों पड़ा है, ये हम आगे जब बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा कि ये स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल नोड क्यों नाम पड़ा हुआ है। और इसको बोलते हैं रेडिकल नोड। रेडिकल नोड, रेडिकल नोड यानी रेडिकल नोड कुछ और नहीं है, क्या है, स्फेरिकल नोड। और इसको बोलते हैं एंगुलर नोड। अच्छा रेडियल, रेडियल है क्या, रेडियल नोड। और इसको बोलते हैं नॉन रेडिकल, इसको बोलते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड इसको बोलेंगे एंगुलर नोड। और इसको नोडल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, नोडल प्लेन। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है n-l-1, और इसका जो वैल्यू होगा वो केवल l होगा। अगर बाय द वे टोटल लोड पूछा, टोटल लोड, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करो क्या आएगा, n-l-1 प्लस l। इससे क्या हो जाएगा, n-1। तब यहां से हम मीनिंग जानना स्टार्ट करेंगे कि स्फेरिकल नोड का मीनिंग क्या होता है। स्टार्ट करें, क्योंकि फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा ना। तो हम बात करेंगे पहले नोड में, स्फेरिकल नोड का, कि कैसे उसका, ये हटा दूं मैं, ये वाला, ये लिख लिए क्या। अब यहां पर ध्यान देना, स्फेरिकल नोड किसको बोला जाएगा, तो ध्यान देना है आपसे, क्योंकि फॉर्मूले से चीजें समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल नोड या रेडिकल नोड और 1s, 1s के लिए बात करेंगे। किसके लिए, 1s के लिए बात करेंगे। अब जब हम 1s के बारे में बात करेंगे तो ये मान लो न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट नंबर 1 है,
और इसमें रहने वाला सबसेल है एस। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी लाया हुआ तो उसमें दिया हुआ है डायग्राम, एनसीईआरटी लाए क्या? तो मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक घूम रहा है। कहां से कहां तक घूम रहा है? इस पूरे एरिया में घूम रहा है, इस पूरे एरिया में घूम रहा है। हम एग्जैक्ट उसका लोकेशन नहीं बोल सकते। लास्ट में देखो, लास्ट में दिया होगा। कौन सा चैप्टर निकाले? देखो ये है, ये 1s लिखा हुआ है इधर, ये 1s है। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एरिया में क्या हो रहा है? घूम रहा है। हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोले। अब तुम्हें रूम में छोड़ दिया, अब तुम मान के चलो पूरा रूम को घूम दिए हो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे एरिया में डॉट 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 से वो किया गया है ऐसे। तो अब ध्यान देना, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां से यहां तक पूरे एरिया में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। पूरे एरिया में क्या हो रहा है? और ये स्फेरिकल टाइप का है, तो इसमें ऐसा कहां पर पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला? एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे स्फेरिकल लोड या रेडियल लोड का, तो क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू क्या है? और l का वैल्यू क्या होगा? और l का 1 क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो रेडियल लोड कितना हो जाएगा? यानी ऐसा एक भी एरिया नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, यानी 1s में सब जगह मिलेंगे। अब देखना सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे अब 2s का। तो ये मान के चलेंगे कि ये 1s ऑर्बिट नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है। अब 2s कहां होगा? ये मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है, इस एरिया में घूम रहा है। ये एरिया बहुत कम होगा ऐसा, ये मान के चलेंगे इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। ये किसके लिए ड्रॉ किया हमने? 1s और ये 2s। तो ये मान के चले कि ये इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। क्या इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स आया? क्या यहां क्या है? गैप है। यानी यहां से अगर सेंटर से तुम जाओगे 2s, तो कितना गैप मिला? एक गैप मिला, ये वाला। और वो गैप कैसा है? स्फेरिकल, स्फीयर के जैसा है, वो फुटबॉल के जैसा सोचना है। ये इसके ऊपर स्फेरिकल लोड है, इसका मतलब ये जो है वो स्फेरिकल है। सर्कुलर दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये स्फेरिकल है। तो 1s से जब 2s पे जाते हैं, तो ऐसे कितने एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? एक है। और उसका शेप कैसा है? इसलिए नाम क्या पड़ा हुआ है? तो जब हम 2s के बारे में बात करेंगे तो 2s में स्फेरिकल नोट कितना आएगा? स्फेरिकल नोट कितना आएगा या रेडियल नोट कितना आएगा? और यही है रेडियल नोट। अब फॉर्मूला में पुट करके देखो, n माइनस एल माइनस 1, n का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू, और क्या आ जाएगा वैल्यू? तो इसका नाम स्फेरिकल नोट क्यों पड़ा? जब हम 1s से 2s में जा रहे हैं, तो एक ऐसा स्फीयर मिल रहा है जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। मान लो यहां इलेक्ट्रॉन्स मिला, फुटबॉल सोच लो दिमाग में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वहां घूम रहे हैं। अब एक फुटबॉल से दूसरे फुटबॉल में जब जा रहे हैं हम ऐसे, तो एक ऐसा एरिया मिल रहा है जहां पर स्फीयर के जैसा, वो क्या है? खाली है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वैकेंट है। ध्यान से सुनो, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट है। तो इस एरिया में, ये एरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है स्फेरिकल नोड। तो
अगर मान लो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो 1s से 2s में जाते समय कितना ऐसा गैप मिला कि हमें, और ये गैप कैसा है, स्फेरिकल है। समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे 3s का, हम बात किए 2s का, अब हम बात करेंगे 3s का। तो 3s में अगर जाएंगे तो 3 ऑर्बिट नंबर 3 कुछ यहां पर है, ऑर्बिट नंबर 3 यहां पर है। अब मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है तीसरे ऑर्बिट का 3s का यहां घूम रहा है। अब वह यहां से न्यूक्लियस से जब तुम जाओगे 3s में तो बताओ कितना गैप मिला, और ये गैप कैसा होगा, इसलिए नाम क्या पड़ा हुआ है, और दूसरा नाम क्या इसका, रेडियल नोड। समझ में आ गया ना ये। यानी अगर हम 3s के बारे में बात करें तो स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड कितना आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई डाउट है? तो 4s में कितना आएगा, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ 3s में n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 4s में कितना आएगा, 4s कैसा होगा यहां पे, अब ये मान के चलते हैं यहां पर 4s के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो अगर सेंटर से जाएंगे तो कितने गैप मिलेगा, 3 मिलेगा ना। हाँ गया 3। तो अगर हम 4s में बात करेंगे तो 4s में मिलेगा 3। फॉर्मूला लगाओ अब, 4 माइनस 0 माइनस, समझ में आ गया। तो पहले तो बताओ 2p का क्या होगा, ए हमने किसके लिए बात किया, एस के लिए। p के लिए बात करेंगे तो पहले इतना ड्रॉ कर लो, पहले कैसे कैसे, पहले इसको लिखो। अभी हमने 1s 2s 3s 4s 5s 6s जितना s है सबके लिए बात किया। अगर 4s है तो 3, एक घटा देना है। ऐसे दिमाग में भी रखोगे 1s से 2s जाते समय एक गैप, 2s से 3s जाते समय 2 गैप, 4s जाते समय 3 गैप, 5s जाते समय, तो ये हमने s के लिए बात किया। तो तुम इसमें लिखोगे 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 4s के लिए, और ये ड्रॉ करके साथ में फॉर्मूला लिख के सब कुछ लिखो। फिर हम बात करेंगे p के लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? स्फेरिकल नोड क्यों नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, स्फेरिकल है। क्या ओ नहीं नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ, ये ड्रॉ किया हुआ ना, ये एनसीईआरटी में सब देख के ही ड्रॉ किया गया है। यहां पर देखो 2s को ड्रॉ किया गया है। अब देखो ये 1s ये है, और 1s से जब 2s जा रहा है तो एक थोड़ा सा व्हाइट दिखाया बीच में, व्हाइट दिख रहा है ना, तो वो ऐसा गैप है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने की संभावना 0 है। समझ में आया क्या? आए कौन कभी इलेक्ट्रॉन देखा है? वो पता नहीं, देखा है, पूछना पड़ेगा उससे। जल्दी से ड्रॉ करो इसको। गैप दिखाई नहीं, फॉर्मूला लिखे। वो पूरा थोड़ी ना होता है, मतलब ये अगर
स्फीयर है, हाँ, उसके बीच में 1s है और ये 2s है, तो ये इस जगह पर नोड होगा ना, तो वो थोड़ी ना फुल स्फीयर है, उसके बीच में कुछ जगह नहीं। ऐसे ऐसे ये ऐसे है, हाँ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहा है, हाँ, तो उसके बीच में वो स्फेरिकल ही है वो। मतलब जब ऐसे घूम रहा है ऐसे स्फीयर के जैसा, और फिर ऐसे घूम रहा है स्फीयर के जैसा, तो बीच में स्फीयर के जैसा ही होगा ना। ये सही सही लिखो इसको। लिख लो इसको, तुम्हें जल्दी से समझ में नहीं आते स्फेरिकल नोड क्या होता है। अच्छे से लिखो, 1s के लिए 2s के लिए फॉर्मूला लिख के लिखो, साथ में ये दिखा के लिखो कि 1s में कैसे फॉर्मूला सही है, या हम जो निकाले उसका फॉर्मूला कैसे प्रूव कर रहा है। 5 मिनट टाइम, आराम से लिखो इसको 1 बाय 1 करके। इसमें हमने 3 इक्वेशंस निकाले, अब इनको 3 इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जिसमें 8 3 आएगा, कॉमन हो जाएगा ना। हाँ? जब यहाँ पे कोई जब ये चीजें होगा तो सब में आएगा, हाँ, आएगा ना। हाँ, हाँ, तो ये चीजें ऐसा नहीं ऐड कर रहे हैं हम, x में निकाले, y में निकाले और z में निकाले, जो कॉमन पॉइंट है उसको लेके कॉमन को निकाल दिए और ये बाकी पार्ट को साथ में लिख दिए। ऐसा लिखना है। वो ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होता है वो, उसको और डेराइव करना पड़ेगा। ये तो डेरिवेशन ऐसा है कि बीटेक में जाके पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे भी नहीं। ये बीटेक मतलब बीटेक में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख लिए तुम, दिखाओ। फॉर्मूला लगा है, आराम से लिखो। 1 बाय 1 कैसे कैसे निकाला मैं, 4s तक, एक एक करके 1s के लिए फॉर्मूला लगाओ, ड्रॉ करके दिखाओ। 2s के लिए फॉर्मूला लगाओ, ड्रॉ करके देखो। 3s के लिए फॉर्मूला लगाओ, ड्रॉ करके देखो। 4s के लिए फॉर्मूला लगाओ और एक ही बार ड्रॉ करके देखो, या अलग अलग ड्रॉ करो उसमें। जैसा तुम्हारा मर्जी, तुम्हारे पास एनफ टाइम है, आराम से उसको ड्रॉ करो। वो ड्रॉ ही नहीं कर रहा है। तुम लोग खुद से लिखने नहीं आता है क्या? आराम से लिखो, तुम्हारे पास 5 मिनट टाइम है। सही सही ड्रॉ करो और 1s के लिए लिखो, 2s के लिए लिखो। हाँ क्या क्या हो गया? चलना है क्या? चलोगे क्या? आए? अच्छा, यहाँ से लोग जाते हैं ना काशी, काशी बनारस। चलना है क्या? ये ड्रॉ कर लिए, हम तुम्हारे भरोसे बैठे हैं।
ये समझ में आया कैसे करना है ना? 1s के लिए फॉर्मूला लगाना है, दिखाना है, 2s के लिए फॉर्मूला लगाना है, दिखाना है, ताकि बाद में जब तुम रिवीजन करो तो दिखे कि हाँ यही 2s है, जहां पर 2 गैप है, एक गैप है। अब स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड हमने किसके लिए बातें किया? s के लिए, 1s 2s और 3s। अब क्या बाकी है? तो लिखो इसमें स्फेरिकल नोड फॉर या स्फेरिकल नोड ऑब्लिक रेडियल नोड फॉर p ऑर्बिटल्स। स्फेरिकल नोड तुम लोगों को लिखवाना पड़ेगा, स्फेरिकल नोड ऑब्लिक रेडियल नोड फॉर p ऑर्बिटल्स। ये हमने s के लिए बात किया, ऑर्बिटल्स फॉर रेडियल नोड और ऑब्लिक स्फेरिकल नोड फॉर p ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले p कहां मिलता है? 2 में। p का शेप कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। तो ऐसा कोई एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं? कहां? ये यहां पर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहां में स्फेरिकल नोड, ये ऐसा थोड़ा कि 0 हो गया तो ये कट किया है तो यहां पर नहीं है, ऐसा होता है क्या? यहां पर लाइन ड्रॉ, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया तो है, भले कम आए, यहां ज्यादा हो यहां कम है, लेकिन आया तो है। जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, यहां है नहीं कि कट किया है तो 0 हो गया, यहां तो इलेक्ट्रॉन आया तो तभी तो लाइन ड्रॉ हुआ है, नहीं आता तो लाइन ड्रॉ ऐसे होता, नहीं आता तो लाइन कैसे ड्रॉ होता? ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ होता। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये लाइन कट किया, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स आया है, भले उसके चांस आने के क्या है? कम है। समझ में आया क्या? वहां पर आने के चांसेस क्या है? क्या आप नोटबुक पर देख रहे हो? अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाओ, n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू क्या है? l का वैल्यू क्या है? वो फॉर्मूला लिखवा के नहीं दे रहा हूं कि तुम्हें गलत हो जाएगा। इसमें पहले समझो कि कैसे हुआ, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या पे होता है? अगर नोड होता तो ऐसा होता, ओ रेडिकल में पढ़ाएंगे, ओ स्फेरिकल नोड में नहीं है, वो नोडल प्लेन जो बोल रहे हो एक्स वाई वाला। यहां हम किसके लिए बातें कर रहे हैं? स्फेरिकल के लिए। वो नोडल प्लेन जो दूसरे वाला में लिखा है तो वो आएगा, यहां नहीं आएगा। ये स्फेरिकल के लिए हम बातें कर रहे हैं। फिर हम जहां नोडल प्लेन लिखवाया था, किसके लिए नोडल प्लेन लिखवाया था ना स्टार्टिंग में? स्फेरिकल एक नॉन स्फेरिकल है, तो नॉन स्फेरिकल को एंगुलर, और एंगुलर में कौन नाम देते हैं? नोडल प्लेन। उसमें हम बात करेंगे, यहां हम बात नहीं करेंगे। तो यहां पर आया इलेक्ट्रॉन तभी लाइन ड्रॉ हुआ, नहीं आता तो ऐसे वैकेंट हो जाता। समझ में आ गया? अब हम बात करें किसके लिए? 3p के लिए। अब ध्यान देना, 3p तो पहले 2p होता है, पहले क्या होगा? अब 2p के बाद क्या आता है? तो यहां इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है, ये 2p है। अब आएगा 3p। 3p जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होगा और इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे हैं। ध्यान से देखना, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस वन इज 2p और दिस वन इज 2p से 3p जाने में कहां गैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
और ये गैप के बारे में जरा ध्यान से देखोगे, इस सेंटर से मैच कराओगे तो ये सेंटर से जब मैच करोगे तो बिल्कुल कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखता है। जब 2p से 3p जाओगे तो गैप मिल रहा है यहाँ पे, और इस गैप को अगर इस सेंटर से मिला दोगे तो ये गैप यहां पर भी है और ये गैप यहां पर भी इक्वल डिस्टेंस पे, और ये 3D में 2D में नहीं है, किसमें, 3D में। तो ये गैप बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे है और एक ऐसे है, यहां इसको मिलाओगे तो ऐसे गैप मिलेगा। समझ में आ गया। तो 2p से 3p जाने में कितना गैप मिला, तो यहां स्फेरिकल नोट कितना होगा, फॉर्मूले लगा लो, 3p n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस, तो यही बातें किया जाता है। स्फेरिकल नोट क्यों नाम पड़ा, समझ में आ गया, क्योंकि जो इसमें नोट मिल रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अब हम बात करेंगे किसका, 4p का। ये ध्यान रखना ओवरलैप होता है, ये 2p और 3p ओवरलैप होता है, ये थोड़ा सा यहां गैप होता है। अब हम बात करेंगे 4p का। तो दिस वन इज 2p, जहां इलेक्ट्रॉन्स इसके घूम रहे हैं। अब 2p के बाद क्या आएगा, 3p। दिस वन इज 2p, दिस वन इज 3p, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे हैं। अब आएगा 4p। 4p कैसा होगा, जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा, और मान के चलेंगे इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब मुझे बताओ कितना गैप दिखा, एक गैप यहां है और एक गैप, और अगर इस गैप के बारे में देखो, यहां से सेंटर से मैच करोगे ये गैप, तो बिल्कुल कैसा दिख रहा है, 3D में सोचना है। तो अगर हम 4p में बिना फॉर्मूले के बारे में बात करें तो 4p में कितना दिखा, 2, इसलिए स्फेरिकल नाम, फॉर्मूला लगा दो, n माइनस l माइनस 1, 4 माइनस, समझ में आया क्या, हाँ 4p तक निकाल लो काफी है। समझ में आ गया ना, स्फेरिकल नाम क्यों पड़ा, समझ में आ गया। अब हम किसके लिए बात करेंगे, डी के लिए। तो अब 3D के लिए बात करेंगे। अब 3D के लिए देखना है यहाँ पे, 3D, 3D कैसा होता है, ये 3D है, डबल डबल हो गया। क्या ऐसा कोई एरिया दिख रहा है कि जहां पर गैप है, गैप चाहिए, यहां मत बोल देना कि 0 है, यहां इलेक्ट्रॉन्स आया है। तो 3D में कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, n का वैल्यू, समझ में आ गया। अब हम किसके लिए बात करेंगे, 4D के लिए। अब हम बात करेंगे 4D के लिए। तो दिस वन इज 3D,
अब हम क्या बनाएंगे, ये है 3D, अब हम बनाएंगे 4D। अब बताओ 3D से 4D में आने में कितना गैप मिला, और इस गैप को इस गैप से और इस गैप से और इस गैप से सेंटर से अगर मिला दोगे तो कैसा दिखेगा ये, फोर डी के लिए 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, ये तुम लोग को ड्रॉ करके तो दिया तो है, 1s का, 2s का, 3s का, पी का नहीं ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ करके दिया हुआ है 1s 2s 3s, देखो यार दिखाया है नोड, पी क्या दिखाया नहीं है। हाँ 3D के बाद 4D, बस 2 ही ड्रॉ करो इनफ हो जाएगा। ये तुम्हारे वॉल्यूम में पेज नंबर 22 पे ये ड्रॉ करके दिया है, 1s के केवल दिया है। XYZ निकला हुआ ऐसे, ये हो गया ना। अब हेडिंग डालो, एंगुलर नोड, अब लिखना है एंगुलर नोड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉन स्फेरिकल, और उसमें स्फेरिकल के जैसा बातें हम नहीं करेंगे, तो उसमें लिखना नॉन स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड नाम क्यों पड़ा हुआ है, क्या एंगल, आओ देखो यहाँ पे स्फेरिकल नोड नाम क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि जो नोड था वो कैसा था। अब दूसरा है हमारा एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड में जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, एल, है ना। अब इसमें ध्यान देना नाम क्यों पड़ा हुआ है और कैसे हम निकालते हैं। चलो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1s से। 1s का इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है,
1s का इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है। अब तुम क्या करोगे, ये 3D में सोचना है। तुम सेंटर से लाइन ड्रॉ करो, एक थीटा लाइन ड्रॉ करो। कहीं ऐसा गैप मिला जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ना हो? नहीं। तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे किसी भी थीटा पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो कोई ऐसा थीटा नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है। यानी हम उस पे एंगल डालेंगे, ठीक है। और एंगल डालने के बाद तब हम चेक करेंगे। अब मान लो फुटबॉल, उसमें हवा भरा हुआ, सेंटर से तुम चेक करो कहां हवा नहीं है, एयर तो हर जगह होगा ना, उसमें होगा कि नहीं होगा? ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहां एयर। इस केस में मतलब एंगुलर नोड का नाम क्यों पड़ा हुआ है? एंगल पे चेक किया जाता है, एंगल ड्रॉ किया जाता है और तब चेक किया जाता है। तो ऐसा एक भी एंगल नहीं है ड्रॉ करने के बाद जहां हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। तो चाहे 1s हो चाहे 2s हो। अब 2s में ये मत बोल देना कि सर ये 1s है और ये 2s है, तो यहां पर गैप आ गया। ये गैप स्फेरिकल का नाम देगा। अब यहां हमें क्या चेक करना होगा? एंगल पे। एंगल पे मिला कि नहीं मिला? ये मिला। ये तो स्फेरिकल के नाम में चला आएगा, ये किस में चला आएगा? ये अब नहीं सोचना है, ये स्फेरिकल में है। एंगल ड्रॉ करके चेक करना है। एंगल ड्रॉ किया, यहां इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला? मिला ना। एंगल ड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला? ये मत सोचना कि यहां नहीं मिला, ये स्फेरिकल में चला आया है। यहां ड्रॉ किए, यहां मिला कि नहीं मिला? तो 1s में बोलो या 2s में बोलो, इलेक्ट्रॉन्स हर जगह मिला। यहां नहीं मिला तो ये तो स्फेरिकल नोड का बारे, रेडिकल नोड है वो। समझ में आया क्या? यानी अगर 1s के बोलो, 2s बोलो, 3s बोलो, 4s बोलो, 5s बोलो, कितना भी s बोल लो, और वो क्या होता है? स्फेरिकल। तो कोई ऐसा एंगल नहीं होगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो कोई भी केस ले लो, उसमें एंगुलर नोड कितना होगा? फॉर्मूला भी लगाओगे तो वैल्यू क्या बोलता है? एल। एल बोले तो इसके लिए क्या होता है? 0। समझ में आ गया ये? अब हम बात किसके लिए करेंगे? 2p के लिए। अब हम px के लिए कर लेते हैं। तो ये 2px है, 2px है। अब ध्यान देना, यहां से लाइन ड्रॉ करो। जब लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स मिला कि नहीं मिला? थीटा एंगल ड्रॉ करो, मिला कि नहीं मिला? थीटा एंगल ड्रॉ करो, मिला कि नहीं मिला? और यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, मिला कि नहीं मिला? अब मिला? इस थीटा एंगल के आने के बाद ये हमें इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स केवल इतना ही एरिया में है। यानी एक टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, टेंजेंट मालूम है ना? टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो हम एंगल ड्रॉ करते हैं, लगभग 99% के बाद होता है, 95% के बाद होता है ये। मतलब थीटा एंगल यहां से 99, ये लगभग ये दो तो 90 के पास आएगा, 85 के पास आएगा ये 85, क्योंकि ये दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो ये 85 के पास आएगा, मतलब टेंजेंट के बाद आएगा ये। जब टेंजेंट के बाद ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम लास्ट लाइन यहां से थीटा ड्रॉ करेंगे तो दिस वन इज टेंजेंट, और उसके बाद जो लाइन ड्रॉ करेंगे एंगल, उस एंगल में यहां इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एरिया इतना ही दूर है, यानी इस टेंजेंट तक तो मिलेगा, लेकिन टेंजेंट के बाद नहीं मिलेगा। तो हम यहां एंगल डाल के चेक करते हैं, स्फेरिकल नहीं चेक करना है। जहां पर 2p में स्फेरिकल नोड 0 आ रहा था, वही एंगुलर नोड है इसके अंदर। अरे px पे चेक करो या y पे चेक करो, बात देखिए ना। यहां कैसे y होगा? py अलग लिखेंगे ना हम, py के लिए अलग ड्रॉ करेंगे हम। इसमें करोगे तो d हो जाएगा। वो तो जब ओवरलैपिंग कराते तो इसको मिक्स करके करते थे। यहां पर लाइन ड्रॉ करो, यहां पे करो, इस थीटा के बाद नहीं मिल रहा है, तो जैसा px है वैसा ही py वैसा ही pz है। एक साथ नहीं लिखना है, नहीं सेंटर को नहीं आएगा। सेंटर पे नोडल प्लेन आने का मतलब वहां गैप हो जाता है, देखो ऐसे हो जाता। नोडल प्लेन का मतलब वहां लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
ये ऐसा आ जाएगा, ऑनलाइन मैच ही नहीं करेगा। यहां पर मैच करने का मतलब ये मत सोचना कि वहां पर मैच किया तो जीरो हो गया, नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन तो आया है तभी तो लाइन ड्रॉ हुआ है। इलेक्ट्रॉन आया तभी, जहां जहां लाइन ड्रॉ है वहां वहां इलेक्ट्रॉन है, जहां लाइन ड्रॉ नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं यहां लाइन ड्रॉ करता मैं तो यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सेंटर को भी है। तो 2p में अब फॉर्मूला लगाओ एल, यानी एंगुलर नोड किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे। ओ n इक्वल टू 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है उस पर डिपेंड, क्योंकि उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, एंगल पे। लेकिन स्फेरिकल नोड है, ओ n पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले इसको लिख लो, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 1, और इसमें 1 आया, समझ में आया। अब हम इसमें प्लेन के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा प्लेन है, क्योंकि हमने इसका नाम दिया था नोडल प्लेन। कौन सा, ये एग्जैक्ट एंगल बता दूंगा मैं कितना होता है, एग्जैक्ट एंगल कल बताता हूं कितना होता है, टेंजेंट के बाद वो ड्रॉ होता है। अब ध्यान देना, ये मान के चलते हैं ये x में है और क्या है, y में है, x में और ये, तो अगर मैं यहां पर एक ऐसा, ये मान के चलो कि ये x है और ये y है और ये z है, ये क्या है, z है, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या, और यहां नहीं आ रहा है, इधर इस एरिया में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब प्लेन का नाम क्या होगा, प्लेन का नाम क्या होगा, जेड और वाई, जेड और वाई। प्लेन के बारे में बात करते हैं, पहले इसको लिखो, ये 2p है, प्लेन में अलग से समझाते हैं। अब 3p में अगर हमें लेना होगा, चाहे वो क्या हो, 2p का हो या 3p का हो, एंगल वैसा ही दिखाएगा। तो 3p में क्या हो जाएगा, l। तो ये जो एंगुलर नोड है वो एंगल पे चेक किया जाता है, उसमें हमें 2 और 3 या 4 ऑर्बिट का या 5 ऑर्बिट का वो हमें नहीं देखना होता, इसमें एंगल पे चेक किया जाता है। स्फेरिकल नोड में, रेडियल नोड में हमें उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक किया जाता है कि कितना गैप मिला। यहां पर एंगल चेक किया जाता है कि वो एंगल कितने कितने उसमें एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एस में कभी भी एंगल, जहां इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एस ले लो, अगर तुमसे पूछा जाए कि 10s का बताओ, 10s का कितना एंगुलर नोड है, तो 10s का एंगुलर नोड कितना है, 0। कोई भी एस रहने दो, उसका एंगुलर नोड कितना होगा, क्योंकि वो कैसा है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल में ऐसा एंगल मिलेगा ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। 2p हो या 3p हो या 4p हो, कितना मिलेगा, 3D में कितना मिलेगा 2। तो पहले 3D में ड्रॉ कर लो, इसके बाद हम प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब 3D में ड्रॉ करते हैं, अब ध्यान देना, यहां से लाइन ड्रॉ करो, यहां तक तो इलेक्ट्रॉन मिला, टेंजेंट में डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, यहां तक तो लाइन मिला, लेकिन इसके बाद जो लाइन ड्रॉ करेंगे वहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना नहीं है। अब इसके लिए ड्रॉ करो, अब यहां ड्रॉ करो या यहां ड्रॉ कर लो, यहां, और यहां पर नहीं है। तो इस केस में दो ऐसा एंगल मिल रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब दो प्लेन मिलेंगे। जब प्लेन बता रहा हूं तब और क्लियरिटी आएगी। तो इसको ड्रॉ कर लो, तो 3D बोले या 4D बोले, 3D में एल का वैल्यू क्या होगा 2। ये ड्रॉ करने के बाद पहले नोट डाल के लिखो,
ये वाला लॉब या ये वाला लॉब, एक ही लॉब लेना है। ये एक लॉब है और ये एक लॉब है, 4 लॉब नहीं ले लेना है। एक लॉब ये है और एक लॉब ये है। डबल डंबल में 2 ही लॉब होते हैं ना, तो P में 2 लॉब हो जाएगा, तो 2 हो जाना चाहिए। नोट डाल के लिखना, फॉर स्फेरिकल नोड, फॉर स्फेरिकल नोड, फॉर स्फेरिकल नोड ऑब्लिक रेडिकल नोड, हाँ रेडियल नोड, spherical node oblique radial node depend upon value of principal quantum number n, depend on the value of principal quantum number n, and angular node depend on the value of L, not लिख लेना।